युग और मन्नत की कहानी एपिसोड 119। 15 दिन बाद। यूं ही 15 दिन बीत गया। सबकी अपनी अपनी जिंदगी कट रही थी, किसी की अच्छी तो किसी की बुरी, पर हर कोई जी रहा था। आज मुंबई में सुबह से ही मौसम बहुत ख़राब था। देखकर पता चल रहा था कि आज ज़रूर बारिश होगा, क्योंकि पूरे आसमान में काले बादल छाए हुए थे। फिर भी लोग अपने कामों में लगे पड़े थे। सुबह से लेकर दोपहर का समय हो गया, पर बारिश नहीं हुआ। सुबह में जब नैना को आज अपने घर जाना था, क्योंकि उसे पायल का कॉल आया था और उसके घर वाले उसे बुला रहे थे। सुबह ब्रेकफास्ट करने के टाइम में नैना बोली कि उसे आज अपने मामा के घर जाना है, क्योंकि पायल का उसे कॉल आया था। वह घर बुला रही है और उसकी फैमिली उससे मिलना चाहती है, जिसके कारण वह एक दिन के लिए जाना चाहती थी। उसने ये भी कहा कि वह शाम तक रिटर्न आ जाएगी। उसकी बातें सुनने के बाद रेहान ने उसे डायरेक्ट मना कर दिया कि आज वह कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि मौसम आज ठीक नहीं है, वरना उसे जाने देता। रेहान ने डायरेक्ट मना कर दिया और उसका ना सुनकर नैना ने कुछ कहा नहीं, बल्कि नारायण जी ने भी कुछ बोला नहीं, क्योंकि कभी कभी रेहान भी सही होता है। और नैना को आगे पूछने की हिम्मत भी नहीं हुआ, क्योंकि वह सुबह सुबह नहीं चाहती थी कि रेहान उस पर और बरसे, इसलिए वह चुप ही रही। ब्रेकफास्ट करने के बाद रेहान ऑफिस के लिए चला गया। उसके जाने के बाद नारायण जी अपने कमरे में चले गए। वहीं नैना अपने कामों में लगी पड़ी थी और ऐसे ही दिन बीतने लगा। पर मॉर्निंग से ही मौसम खराब था और देखते देखते दोपहर हो गया। दोपहर में वैसे ही मौसम रहा, पर यहाँ तक कि बारिश नहीं हुआ, जो देख नैना को लगा क्यों न वो नारायण जी को पूछकर अपने मामा के घर चली जाए, क्योंकि उसे पायल का दोपहर में भी कॉल आया कि वह कब तक आएगी। दोपहर के 3 बजे ही नैना नारायण जी के कमरे में गई और उन्हें बताई कि वह पायल का कॉल आ रहा है, उसे बस थोड़ी देर के लिए अपने मामा के घर जाना है। नारायण जी ने सुबह में सुन लिया था कि रेहान ने नैना को जाने से मना किया है। अगर नारायण जी का बस चलता तो वह उसे तुरंत जाने देते, पर उन्होंने नैना को समझाते हुए कहा, देखो बहू, मैं तो तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर एक बार रेहान को बताकर घर से जाना, क्योंकि उसे भी तुम्हारी फिक्र है। तुम्हें गुस्से में चिल्लाता है, पर वह तुम्हारा फिक्र करने लगा है। नारायण जी के कहने पर नैना को अब रेहान को कॉल करना ही पड़ेगा। उसने सोचा कि नारायण जी को बताकर वह चली जाएगी, पर नारायण जी ने उसे समझाते हुए कह दिया कि वह एक बार रेहान को इन्फॉर्म करके ही जाए। अब नैना को नारायण जी की बातें तो मानना ही था। उनके कमरे से निकली और ऊपर अपने कमरे में आई और अपना मोबाइल ले रेहान को कॉल लगा दी। उधर रेहान अपने कैबिन में बैठा था और मोबाइल का आवाज़ सुन देखा तो नैना का नाम दिखा। काफ़ी दिनों के बाद उसका कॉल आया था, क्योंकि अब तो वह उसके घर में ही रहती है, जिसकी वजह से वह कॉल नहीं करती, क्योंकि सुबह शाम तो रेहान घर पर ही रहता है। रेहान ने तुरंत उसका कॉल रिसीव कर लिया। कॉल के दूसरी ओर से नैना बोली, हेलो रेहान सर। हम रेहान बोला। इधर से नैना बोली, रेहान सर, पायल का कॉल आया था, उसने मुझे अर्जेंट घर बुलाया है। तो अब तो मौसम भी ठीक है, सुबह से ख़राब था, पर बारिश तो नहीं हुआ। और पायल का भी कुछ देर पहले भी कॉल आया, उसको मुझसे कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए कॉल कर रही है। तो क्या मैं 1-2 घंटे के लिए चली जाऊँ? जल्दी आ जाऊँगी और जल्दी से घर आ जाऊँगी। नैना एक ही सांस में पूरी बातें बोल दी, जो सुन रेहान सोचने लगा। वह अपने चेयर से उठा और विंडो के पास जाकर खड़ा हो बाहर देखने लगा। तो सच में जो सुबह से मौसम इतना ख़राब था, अब ठीक दिखाई दे रहा था। जो देख रेहान बोला, ठीक है, मगर घर जल्दी आ जाना। उसकी बातों से ही पता चल रहा था कि वह नैना की कितनी फ़िक्र करता है। और उसका हाँ सुनकर नैना मुस्कुराने लगी। स्लो आवाज़ में बोली,
हाँ, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। रेहान हाँ बोल दिया। दोनों ने कॉल कट किया और नैना जल्दी से रेडी होकर नीचे आई और नारायण जी को उसने बता दिया कि रेहान ने उसे जाने के लिए हाँ कहा है, जो सुनकर नारायण जी ने भी उसे जाने का इजाज़त दे दिया। नैना ने ड्राइवर के साथ निकल पड़ी। कुछ ही देर में अपने मामा के घर पहुंची। उसने ड्राइवर से कहा कि वह घर जाए और जब वह कॉल करेगी तो वापस रिटर्न आ जाए, क्योंकि 2-3 घंटे लग जाएंगे। उसके कहने पर ड्राइवर वहां से चला गया और नैना जल्दी से फ्लैट के अंदर गई। पायल तुरंत चाय और नाश्ता बनाई। सभी लोगों एक साथ बैठकर चाय नाश्ता किया। उसके बाद पायल नैना से जिद करने लगी मार्केट चलने के लिए, क्योंकि उसे कुछ खरीदारी करना था। इसलिए वह नैना को फोर्स कर रही थी कि घर आ जाए। और जब नैना के आते ही कहने लगी कि थोड़ी देर के लिए मार्केट चले। नैना उसे मना कर रही थी कि किसी और दिन जाएंगे, पर आज नहीं। पर पायल कहाँ सुनने वाली। वह लगातार जिद करने लगी, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसकी जिद देख नैना उसकी बातें मानने को तैयार नहीं थी, जो देख पायल रोने जैसी शक्ल बनाकर बोली, नैना दी, मेरे कॉलेज में ट्रेडिशनल डे चालू हो गए हैं और मेरे पास अच्छी साड़ियाँ नहीं हैं, तो मैं क्या पहनकर जाऊँगी। यह सुन नैना बोली, तो तू मुझे पहले बता दी होती, तेरे लिए लेकर आई थी ना। पायल बोली, अब मैं आपको साड़ी के लिए परेशान करती बिल्कुल भी नहीं। अब प्लीज़ मेरे साथ चलिए ना, मुझे और भी कपड़े लेना है ताकि मैं रोज़ पहन कर कॉलेज जा सकूं। अब नैना मना भी नहीं कर सकती क्योंकि बात कॉलेज का है, इसलिए वह मान गई। वह भी तैयार हो गई। अब दोनों फ्लैट से नीचे आए और नैना अपनी पुरानी स्कूटी चालू की जो अब पायल इस्तेमाल करती थी और दोनों मार्केट चली गई। दूसरी तरफ मयंक का ऑफिस। काफ़ी दिन हो गया था। मयंक को पता चल गया था कि युग आ गया है, पर उसकी रिसेप्शनिस्ट ने उसे कॉल करके नहीं बताया कि युग इंडिया आ गया है। दोपहर में मयंक अपने ऑफिस से निकला और सीधे युग से मिलने उसके ऑफिस पहुंच गया, पर बेचारी की किस्मत खराब था। उसे पता चला कि युग कुछ घंटे पहले ही बाहर गया है। उसकी अर्जेंट मीटिंग थी। ये सुनते ही मयंक बहुत बुरा लगा कि काश कुछ देर पहले आ गया होता। मयंक ने अब सोचा कि शाम को वह युग के मेंशन जाएगा। हो सकता है युग उसे वहीं मिल जाए। यही सोच वह शाम का इंतज़ार करने लगा और वापस अपने ऑफिस आ गया। कुछ ही घंटे के बाद शाम हो गया और मयंक युग के मेंशन जाने के लिए निकल पड़ा। और जब उसके मेंशन पहुंचा तो उसके गार्ड से कहा कि आज उसे युग से मिलना है। तो गार्ड ने उसे बताया कि युग अभी तक घर नहीं आया है। मयंक बहुत बार मेंशन आ चुका था। ज़्यादातर तो वह बाहर ही खड़ा रहता था, क्योंकि मन्नत उससे मिलने नीचे नहीं आती थी, जिसके कारण सभी गार्ड्स भी उसे अच्छी तरह से पहचानने लगे थे। मयंक के यहाँ तक आया था तो उसने सोचा क्यों न एक बार मन्नत से मिलने का ही कह दे। उसने तुरंत गार्ड से कहा कि उसे मन्नत से भी मिलना है। गार्ड तो जानता था ये बंदा हमेशा आता है और उसकी छोटी मैडम से मिलने के लिए, पर उसकी मैडम हमेशा मना कर देती है। फिर भी उसका काम था जाकर इन्फॉर्म करना कि गेट पर कोई उनसे मिलने आया है। तो गार्ड तुरंत इन्फॉर्म करने अंदर गया तो मन्नत उससे इस वक्त गार्डन में ही मिल गई। आज मन्नत नीचे गार्डन एरिया में टहल रही थी, क्योंकि उसे डॉक्टर ने टहलने के लिए कहा था। और जैसे गार्ड उसके पास जाकर ये बताया कि मयंक शर्मा आज फिर से उससे मिलने के लिए उसके घर आया, तो काफ़ी दिनों से मयंक उसके घर नहीं आया था, पर आज फिर से टपक आया। जो सुन मन्नत की आंखों में फिर से गुस्सा उतर आया और
आज वह गार्डन में थी, जिसकी वजह से उसे लगा कि आज वह मयंक के ऊपर अपना गुस्सा ही निकाल दे। वह तुरंत गेट पर पहुंची। मन्नत को देख मयंक मुस्कुरा दिया। उसे लगा कि उसका बार बार आने से आज उसकी सफलता पूरा हो गया। उसे आज यही लग रहा था कि मन्नत जरूर उससे आज बात करेगी, उस पर आज दया आ गया होगा। पर बेचारा इस वक्त जो सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मन्नत उसके पास जाकर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, मयंक, तुम्हें शर्म नहीं आता? जब तुमसे कोई मिलना नहीं चाहता तो भी तुम बार बार मुंह उठाकर आकर खड़े हो जाते हो। मन्नत जिस टोनिंग में उससे बात की वह सुनकर मयंक को बहुत बुरा लगा, क्योंकि यह वही मन्नत थी जो एक वक्त उसे इतना प्यार से बात किया करती थी, उसे अपना छोटा भाई मानती थी, पर आज वह उसे देखना भी पसंद नहीं करती। मयंक हिम्मत करके आगे बोला, मन्नत भाभी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है मेरे आने से आपको बहुत बुरा लगता है। आज के बाद मैं आपको अपना शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा और ना ही आपके घर के आसपास आऊँगा। पर प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मुझे मेरी पीहू का एड्रेस बता दीजिए। प्लीज़ प्लीज़ भाभी, हाथ जोड़ता हूँ, वरना मैं ऐसे ही तड़प तड़प के मर जाऊँगा। मयंक के आंखों में आंसू आ गया, जो देख मन्नत को भी बुरा लगा। पर उसे अपनी बहन की भी तकलीफ तो अच्छे से याद है कि किस तरह वह मरने के कगार पर आ गई थी। यह याद आते ही उसकी पूरी फैमिली की शक्ल याद आने लगा। वह किस तरह यहाँ से शहर छोड़कर भागना पड़ा। वह अपने परिवार का अपमान कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। मन्नत दांत पीसते हुए बोली, ये क्या मरने मरने का लगा के रखा है? अगर तुम्हें इतना ही मरने का शौक है तो जाओ, जाके मर जाओ, पर मैं अपनी फैमिली का एड्रेस नहीं बताऊंगी। और एक बात याद रखना, तुमने पीहू को बहुत पहले ही मार दिया है। अब तुमने उसकी ज़िंदगी में कुछ छोड़ा ही नहीं। अगर तुम्हें यूं ही मेरे घर के आसपास चक्कर लगाना है तो पूरी ज़िंदगी लगाओ, बूढ़े हो जाओ, पर मैं तुम्हें उनका एड्रेस नहीं बताऊंगी। समझ में आई तुम्हें मेरी बात? मन्नत इतना बोलकर जाने को हुई कि मयंक हाथ जोड़ गिड़गिड़ाते हुए आगे बोला, प्लीज़ 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 मन्नत भाभी, अगर आप मुझसे इतनी नफ़रत करती हैं तो आप जो मुझे सज़ा देंगी मैं वह भुगतने के लिए तैयार हूँ। पर प्लीज़ मुझे ऐसे नज़रिए से मत देखिए जिससे मुझे घुटन महसूस होए। पीहू आपकी बहन है ना, तो आपका पूरा हक बनता है मुझे सज़ा देने के लिए। और आप बड़ी भी हैं, मुझे जो सज़ा देंगी मैं खुशी खुशी से एक्सेप्ट कर लूँगा। मन्नत उसके साथ बहस नहीं करना चाहती थी, जिसके चलते वह घूर कर उसे देखी और अंदर जाने को मुड़ी कि मयंक वहीं आगे चिल्लाते हुए बोला, मन्नत भाभी, अगर आज आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं भी कसम खाता हूँ आज मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। उसकी यह जिद देख मन्नत उसके तरफ पलटी और अपने दोनों हाथ फोल्ड कर बड़े गौर से उसे देखने लगी और अपने एटीट्यूड में बोली, तो तुम आंदोलन करोगे? मेरा मतलब हमारे घर के सामने खड़े रहोगे? ठीक है, तुम्हें अगर खड़े होने का इतना ही शौक है तो खड़े रहो, चाहे तो और लोगों को लाकर खड़े रहो, भूख हड़ताल करो, पर मैं तुम्हें अपनी बहन, अपनी फैमिली का एड्रेस नहीं बताऊंगी। तुम्हें जो करना है वह करो, दिन रात खड़ा रहो या महीने दिन तक खड़े रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना बोल मन्नत वहाँ से तेजी से अंदर चली गई। उसकी बातें सुन मयंक की तो बोलती बंद हो गया, पर वह भी मन ही मन ठान लिया था कि आज वह हिलेगा नहीं। आज जो होगा सो होकर ही रहेगा, या उसे पीहू का एड्रेस मिलेगा या वह अपना दम तोड़ेगा। उसने भी ठान लिया था, क्योंकि वह हर एक तरकीब लगाकर अब थक चुका था, पर उसे पीहू का पता कहीं से भी नहीं मिल रहा। मुंबई कांदिवली मार्केट। शाम के 5 बज गए थे और वे दोनों मार्केट में थी। एक बड़े से शॉप के अंदर बहुत सारी साड़ियाँ देखने लगी तो पायल को मनपसंद की साड़ियाँ नहीं मिल रही थी। उसे साउथ इंडियन साड़ी चाहिए था, पर उसकी मन को न भा रहा था।
जिसके चलते दोनों दूसरे शॉप में साड़ी देखने लगी। ऐसे ही करते 2-3 शॉप में उन्होंने साड़ियाँ देखी, तब जाकर पायल को एक साड़ी पसंद आया और उसने अपने लिए, उसके बाद उसने साउथ इंडियन ज्वेलरी भी चाहिए था। वे दोनों आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप में गई क्योंकि उसे साउथ इंडियन ज्वेलरी ही चाहिए था। उन्हें कम से कम ये सब लेने के लिए 2 से ढाई घंटे लग गए। अभी दोनों शॉप के अंदर चीज़ खरीद ही रही थी, पर उन्हें ये नहीं पता कि बाहर ज़ोरों से बारिश होने लगा और इस अचानक से बारिश ने मूसलाधार बारिश होने लगा। इस अचानक से बारिश ने इतना तेज़ी से बारिश होने लगा कि जो लोग जहाँ पर थे वहीं रुक गए। नैना और पायल वे दोनों तो उस आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप के अंदर ही रुकी रहीं। उन्हें लगा कि बारिश कम होगा तो निकलेंगी, पर इतनी तेज़ी से बारिश हो रहा था मानो बंद होगा भी या नहीं। और नैना ने अपनी स्कूटी काफ़ी दूर पार्किंग की थी, जहाँ पर वह पहले साड़ी लेने के लिए गई थी। वहीं आसपास में उसने अपनी स्कूटी पार्क की थी, पर उसे वहाँ चल के जाने के लिए करीब 15 मिनट तो लग ही जाएगा। ऊपर से इतनी तेज़ बारिश, इतनी ज़ोरों का बारिश देख नैना तो परेशान हो गई। उसे घर जाने में ज़रूर लेट हो जाएगा। पता नहीं बारिश कब बंद होने वाला है। वैसे तो उसने रेहान से पूछ कर आई थी और उसने रेहान से ये भी थोड़ी ना बोली थी कि वह मार्केट जा रही है। नैना सोची क्यों ना वह ड्राइवर को कॉल करके कह दे, ड्राइवर यहीं डायरेक्ट उसे लेने आ जाएगा और उसे जल्दी से घर ड्रॉप कर देगा। यही सोचकर ड्राइवर को कॉल करने लगी, पर इतनी ज़ोर से बारिश, ऊपर से बिजली कड़कने की आवाज़ आ रही थी, ऊपर से नेटवर्क चला गया जो कि कॉल नहीं लग रहा था। तभी अचानक से पूरा लाइट भी चला गया, पर मार्केट होने के नाते हर जगह जनरेटर चालू था, जिससे हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देने लगा। मुंबई शहर में आज जोरों का बारिश चालू था, ऊपर से लाइट चली गई। नैना तो बहुत परेशान होने लगी। वैसे तो उसने रेहान से परमिशन लेकर आई थी, पर उसे एक बात खाए जा रहा था, क्योंकि उसने ये थोड़ी ना उसे बताकर आई थी कि उसे मार्केट जाना है, और ऊपर से यह बारिश। अगर बारिश न होता तो वह अब तक घर पहुंच गई होती, पर इस वक्त बारिश की वजह से वह मार्केट में ही फंस गई। नैना लगातार घड़ी में टाइम देखे जा रही थी और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था उसी के साथ उसकी धड़कनें तेजी से धड़क रहा था। यही सोच परेशान होने लगी। अगर रेहान घर पहुंचा, उसे पता चला, पता नहीं क्या करेगा। देखते देखते अब रात के 8:30 हो गए। नैना की तो अब सांस फूलने लगा। वह घबराते हुए पायल से बोली, आज क्या बारिश बंद होने वाला नहीं है? अब हमें निकलना होगा। चल भीगते जाएंगे, घर तो पहुंच जाएंगे ना। नैना की बातें सुन पायल बोली, दी थोड़ी देर और रुक जाते हैं, बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है और इतनी ज़ोरों की बारिश में कैसे जाएंगे? आप गाड़ी भी ठीक तरह से नहीं चला पाओगी, थोड़ा कम होने दीजिए फिर निकलते हैं। नैना मन ही मन सोची, अगर टाइम पर घर नहीं पहुंची तो कयामत आ जाएगा। नैना ने एक बार अपने मोबाइल के तरफ देखी, जो कि अभी फ़िलहाल तो किसी का कॉल नहीं आया, पर इसके पहले उसकी मामी का कॉल आ चुका था और वह पूछ भी रही थी कि वे दोनों कब तक घर आएंगी। तभी नैना ने उन्हें बता दी कि कुछ ही देर में पहुंचेंगी, पर बारिश चालू हुआ तब से वे दोनों शॉप में ही खड़ी हैं। बारिश बंद होगा इंतज़ार करते करते 10 मिनट और बीत गया। नैना ऐसे ही रुकी रही। बारिश जोरों की हो रही थी, यहाँ तक कि हर जगह पब्लिक शॉप के अंदर या शॉप के बाहर रुके थे और कुछ लोग तो बारिश में भीगते आने जाने लगे और मार्केट में इतनी पतली छोटी छोटी रास्ते थे कि पानी भी बहर जा रहा था। अब नैना बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहती थी।
क्योंकि अब उसे किसी भी हालत में अपने मामा के घर पहुंचना ही था, क्योंकि वहां पहुंचकर वह रेहान को यह तो कह सकती है कि बहुत बारिश होने के कारण और घर नहीं आ सकी, और उसे यह तो नहीं बता सकती कि वह मार्केट में फंसी हुई है। अगर उसे यह पता चला तो आज उसकी खैर नहीं। नैना गुस्से से पायल से बोली, पायल अब ज़्यादा नाटक मत करना, चल जल्दी घर जाएंगे। यह सब तेरी वजह से हुआ है। मैं कह रही थी आज नहीं कभी और जाएंगे, पर नहीं, तुझे तो आज ही आना था। नैना को गुस्सा करता देख पायल भी मान गई, क्योंकि पता नहीं बारिश कब बंद होगा। उसने अपना सामान एक प्लास्टिक बैग में रखी ताकि भीगे ना, और हाथ में ले फिर दोनों शॉप से बाहर निकली। उन्हें अपनी गाड़ी तक चल के जाना पड़ेगा, 10 मिनट तक जाने के लिए लग ही जाएगा। उन्होंने अपनी गाड़ी पहले वाले शॉप के यहाँ ही पास में पार्क किया था। वे दोनों जैसे ही शॉप से बाहर निकली कि तुरंत भीग गई, क्योंकि बारिश बहुत जोरों की हो रही थी। पायल तुरंत नैना का हाथ पकड़ के वापस साइड हो गई। पायल को रोकता देख नैना उसे घूर कर देखी, और उसको घूरता देख पायल तुरंत उसका हाथ छोड़ दिया और अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाई। दोनों बहनें भीगते हुए गाड़ी के पास पहुंची। अब तक तो नैना के मामा मामी, उसके पापा तीनों परेशान हो गए थे, क्योंकि उनकी दोनों बेटियां अभी तक घर आई नहीं। उत्तम जी नैना को कॉल लगाने लगे, पर अब नैना ने अपना मोबाइल उस प्लास्टिक बैग में रख दी थी। अब उसका मोबाइल बजेगा तो भी किसी को सुनाई नहीं देगा, या तो वह मोबाइल बारिश में थोड़ी ना निकालने वाली थी। इधर बंगले में नारायण जी ने भी नैना को कॉल लगाया, पर नैना ने उनका कॉल रिसीव नहीं की। नारायण जी को थोड़ी ना पता था कि नैना इस वक्त कहाँ है। वह तो इसलिए कॉल कर रहे थे कि नैना आज वहीं रुक जाए, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। नैना ने कॉल नहीं उठाया तो उन्होंने उत्तम जी को कॉल किया, और उत्तम जी ने उन्हें बता दिया कि नैना इस वक्त मार्केट गई हुई है। बारिश होने की वजह से उनका कॉल रिसीव नहीं कर रही। यह सुन तो नारायण जी परेशान हो गए कि नैना घर नहीं है, बल्कि इस बारिश में वह बाहर गई हुई है। अब तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। कुछ ही देर में रेहान भी घर आ जाएगा, और उसे पता चला तो वह तो फिर कभी नैना को घर से बाहर जाने भी नहीं देगा। उन्हें नैना के लिए बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ बजाज मेंशन, मयंक अपनी गाड़ी थोड़ी सी दूरी पर पार्क किया था और गेट के पास जाकर खड़ा था। इस बारिश की वजह से वह भी भीगने लगा। जो मेंशन के बाहर गेट पर गार्ड खड़े थे, उनके लिए तो कैबिन बना हुआ था। वे सभी कैबिन में बैठ गए। आज गार्ड को भी मयंक के ऊपर तरस आने लगा, क्योंकि मयंक बारिश में भीग रहा था। मेन गेट पर 6 गार्ड डेली खड़े रहते हैं। उसमें से एक गार्ड ने मयंक को आवाज़ देते हुए कहा, साहब अब बारिश में मत रुकिए, साइड में यहाँ पर आकर रुक जाइए। ये सुन मयंक ने डायरेक्ट मना कर दिया। वह नहीं चाहता था कि किसी का सहारा ले। अगर कोई सहारा देना चाहता है तो युग या मन्नत का ही सहारा लेगा, क्योंकि उसने कसम जो खा के रखा था। मयंक मन्नत का गुनहगार समझता था, क्योंकि उसकी बहन का दिल तोड़ दिया था। मयंक अपनी जीत पर अड़ा था। आज वह पीहू का एड्रेस लेकर ही रहेगा, वरना यहाँ से हिलेगा नहीं। आज जो कुछ हो जाए। मयंक को इस तरह भीगता देख गार्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह भी तो एक इंसान ही है, और इंसानियत के नाते उसे बहुत बुरा लगने लगा। गार्ड उसे मेंशन के अंदर तो नहीं भेज सकता था, क्योंकि उसे अंदर से ऑर्डर नहीं मिला है, पर वह कैबिन के पास तो खड़ा होने दे सकता था, ताकि वह भीगे ना। पर उसे क्या पता कि मयंक ने कितना बड़ा खुद से वचन ले रखा है। आज उसने करो या मरो का कसम खा रखा था, सिर्फ अपने प्यार के लिए।
बारिश कब से हो रहा था। मयंक इतना भीग चुका था कि उसका पूरा शरीर थरथराने लगा। उसका शर्ट भीगने की वजह से उसके शरीर में एकदम चिपक गया था। पर मयंक आज हार मानने वालों में से नहीं था। उसने आज अपने पीहू के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वक्त ऐसे ही निकलते जा रहा था। गार्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिसके चलते वह सोचा क्यों न एक बार वापस छोटी मैम को इन्फॉर्म कर दे, ताकि वह एक बार इस इंसान को जाने के लिए कहे या तो अंदर आने के लिए कहे। मेंशन में गार्ड तो बहुत थे और मेन गेट पर 6 गार्ड्स खड़े थे और वे सभी आपस में बातें करने लगे, क्योंकि उन्हें भी इतना बेबस लाचार इंसान को देख अच्छा नहीं लग रहा था। और मयंक कुछ दिन पहले तो रोज ही आकर खड़ा रहने लगा था। उसमें से एक गार्ड बड़ी हिम्मत करके मेंशन के अंदर गया और उसने रोमा को इन्फॉर्म किया कि वह जाकर छोटी मैम को बताए कि मयंक शर्मा अभी तक बारिश में रुका है। गार्ड का मैसेज लेकर रोमा मन्नत के कमरे के पास पहुंची। गार्ड ने उसे जिस तरह से बताया था उसने वैसे ही बता दी, जो सुन मन्नत को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसे तो और भी गुस्सा आने लगा। मन्नत गुस्से भरे लहजे में बोली, उस इंसान को जो करना है करने दो। अगर उसे बारिश में रात भर भीगना है तो भीगने दो, पर उसके बारे में मुझे आके मत परेशान करो। मन्नत ने गुस्से में रोमा को बोल दी और रोमा वहाँ से तुरंत नीचे आई और जाकर उसने गार्ड को सब बताई। अभी अभी जो उसकी छोटी मैडम ने जो कुछ कहा, जो सुनकर गार्ड को भी ठीक नहीं लगा, पर वह अपनी तरफ से कुछ कह या कर नहीं सकता। अगर उन्होंने अपनी तरफ से ज़्यादा दिमाग लगाया तो उनकी नौकरी जा सकता है। गार्ड वापस जाकर अपनी ड्यूटी पर लग गया और बाकी के गार्ड को भी उसने बताया कि उसकी मैडम ने गुस्से में कहा है कि इस इंसान को जब तक रुकना है रुकने दो। रोमा के जाने के बाद मन्नत कमरे से बाहर निकली और सीढ़ियों से चढ़ते हुए टेरेस पर गई। वह साइड में जाकर छुपके देखी तो सचमुच मयंक बारिश में भीग रहा था। उसे भी अच्छा तो नहीं लग रहा था। वह चाहती थी कि मयंक यहाँ से चला जाए, पर मयंक तो अपनी जिद पर अड़ा था। पर मन्नत भी आज उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि जिस तरह से मयंक ने उसकी बहन को धोखा दिया है, आज वह अपनी बातों में वापस किसी को गुमराह करे। मन्नत आज बिल्कुल भी दिल से नहीं सोच रही थी, वह सिर्फ अपना दिमाग से सोच रही थी और वह मयंक के बातों में नहीं आना चाहती थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात फिट हो गया कि मयंक धोखेबाज गद्दार इंसान है, जिसने उसकी बहन की ज़िंदगी खराब कर दिया। वहीं दूसरी तरफ युग का ऑफिस। युग इस वक्त अपने ऑफिस में था। बारिश बहुत तेज़ होने के नाते वह भी निकल नहीं रहा था, पर वह कुछ ही देर में निकलने वाला था, क्योंकि बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा और वह थोड़ी ना चलकर मेंशन जाने वाला, इसलिए वह अब घर जाने के लिए निकल ही रहा था। दूसरी तरफ मेहता बंगलो। टाइम रात के 9:04। रेहान की कार बंगले के अंदर एंटर हुआ। इतनी बारिश में उसका कार का बल्ब फ्लैश कर रहा था और ड्राइवर कार पार्किंग एरिया में लेकर गया। रेहान कार में से बाहर निकला और घर के अंदर गया। रेहान जैसे अंदर गया तो सामने उसके डैड व्हील चेयर पर बैठे थे। उनके हाथ में मोबाइल था। वह कई दफ़ा नैना को कॉल कर चुके थे, पर नैना ने उनका कॉल नहीं उठाई। कितने बार तो उनका कॉल नहीं लग रहा, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम आने लगा, और जब कॉल लगा भी तो नैना कॉल नहीं उठा रही। उन्होंने उत्तम जी से कई दफ़ा नैना के बारे में पूछा। उत्तम जी ने सिर्फ यही कहा कि वे दोनों अभी तक घर नहीं आई। यहाँ तक कि उत्तम जी उन्हें ढूंढने के लिए घर से बाहर निकले, ताकि आसपास भी देखने के लिए शायद आती होंगी, पर वे दोनों लड़कियाँ अभी तक घर नहीं आई। रेहान अपने डैड को स्माइल दिया और सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा कि उतने में नारायण जी उसे रोकते हुए बोले, रेहान बेटा रुको। उनकी आवाज़ सुनते ही रेहान रुक गया कि और पलटकर देख बोला, बोलिए डैड।
नारायण जी अपने व्हीलचेयर का बटन प्रेस कर थोड़ा आगे आए और परेशान होते हुए बोले, नैना बहू अभी तक घर नहीं आई, बल्कि वह तो घर पर नहीं है। रेहान को पता ही था कि वह अपने मामा के घर गई है, तो शायद बारिश की वजह से नहीं आ पाई। यही सोच रेहान बोला, बारिश बहुत है इसलिए नहीं आ पाई होगी। आप चलिए, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, साथ में डिनर करते हैं। इतना बोल रेहान जाने को हुआ कि उसने एक ही कदम आगे बढ़ाया होगा कि नारायण जी बोले, रेहान बेटा, नैना बहू और उसकी छोटी बहन के साथ मार्केट गई हुई है और वह बारिश की वजह से घर नहीं आ पा रही। उसके मामा उसे ढूंढने के लिए मार्केट गए। उन्हें ढूंढने में मुश्किल हो रहा है और वह कॉल भी नहीं उठा रही। नारायण जी का इतना कहना कि रेहान तो सोच में पड़ गया कि नैना ने उसे एक बार भी इन्फॉर्म तक नहीं की कि वह मार्केट जा रही या मार्केट में बारिश की वजह से वह फंस गई है। रेहान कुछ बोला नहीं, बल्कि अपनी जेब से मोबाइल निकाल तुरंत नैना को कॉल किया। वही सेम सिचुएशन, नैना ने उसका कॉल नहीं उठाई। नारायण जी आगे बोले, उत्तम जी ने बताया कि वे दोनों कांदीवली के मार्केट में गई हुई हैं। अब कांदीवली कोई छोटा मार्केट थोड़ी ना था। रेहान उसे दूसरी बार कॉल किया। इस बार भी नैना ने उसका कॉल नहीं उठाई। जो देख रेहान अपना मोबाइल जेब में रखा और अपने डैड से बोला, मैं देखता हूँ कहाँ है वह। इतना बोल रेहान घर से बाहर निकला और ड्राइवर को कार निकालने के लिए कहा और वहीं साइड में खड़े एक गार्ड को उंगली से इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और उसे बताया कि कांदीवली के मार्केट में जाकर नैना को चेक करें, क्योंकि कांदीवली बड़ा मार्केट था। इसलिए उसने तुरंत गार्ड को भी इस काम के लिए लगा दिया ताकि जल्दी से उसका पता चले है कहाँ। दो गार्ड एक कार में बैठकर बंगले से बाहर निकले। उसके पीछे वाले कार में रेहान भी बैठा, पर दोनों कार दो रास्ते से गुजरी ताकि जल्दी से नैना का पता चल सके। रेहान इस वक्त कार में तो बैठा था, पर उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगा, जैसे कि इतनी जोरों की बारिश में वह पता नहीं कहाँ होगी, और दूसरी बात वह कॉल भी तो रिसीव नहीं कर रही। रेहान उसके लिए परेशान हो रहा था बजाय गुस्सा करने के। नैना का मोबाइल इस वक्त पायल के प्लास्टिक बैग में था। अगर वही प्लास्टिक बैग नैना के हाथ में रहता तो शायद उसे समझ भी गया होता कि कॉल आ रहा है, पर बैग तो पायल के हाथ में था और वह दोनों तेज़ी से भागते हुए स्कूटी के पास पहुंची। वहीं नैना और पायल दोनों स्कूटी के पास पहुंची और उन्होंने जो सामान लिया था वह स्कूटी के डिग्गी में सामान रख दिया। उसके साथ उसने मोबाइल भी रख दी, क्योंकि बारिश में वह मोबाइल तो यूज़ नहीं कर सकती थी। नैना स्कूटी स्टार्ट की। पीछे सीट पर पायल बैठ गई। इतनी तेज़ बारिश होने के कारण नैना को सामने दिखाई भी नहीं दे रहा था। वह लगातार अपनी पलकें झपका दे रही थी। अब वे दोनों बहनें पूरी तरह भीग चुकी थी और भीगने के वजह से दोनों थर-थर काँपने लगी। पायल के तो दांत बजने लगे। नैना बड़ी हिम्मत करके स्कूटी चला रही थी, पर उसके चेहरे पर इतना पानी आ रहा था कि सामने का रास्ता ठीक तरह से दिखाई भी नहीं दे रहा। नैना बड़ी मुश्किल से स्कूटी चला रही थी और कुछ ही दूरी तक उसने चलाई होगी कि उसकी स्कूटी स्लिप हो गई और इस अचानक से स्कूटी स्लिप होने के वजह से दोनों बहनें गिर पड़ी। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।